आने वाले बजट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट के अलावा स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। क्या है इन बैठकों की डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से क्या डिमांड रखी है? देखिए, जो कैपिटल मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको घटाने की जरूरत है, खासतौर से जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उस पर, क्योंकि डेरिवेटिव पर के मुकाबले कैश पर ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, लिहाजा इसको घटाया जाना चाहिए। दूसरी जो मांग रखी वो कहा कि इक्विटी मार्केट में हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन जो अभी 5% है उसको बढ़ाकर कम से कम 8% किया जाना चाहिए। और तीसरी जो मांग थी वो थी कि शॉर्ट टर्म में जो डिविडेंड पर जो टैक्स लगता है, खासतौर से अगर एनआरआईज की बात करें तो उन पर यह टैक्स 20% होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं खासतौर से एचएनआईज, उन पर ये टैक्स करीब 42% पड़ता है। तो लिहाजा इसमें टैक्स में कटौती की जानी चाहिए, कमी की जानी चाहिए। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को एक तरह से ब्रॉडन करने पर और भी कई सहूलियत देने पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरी बैठक थी वो थी स्टार्टअप्स को लेकर। स्टार्टअप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने वित्त मंत्री से ग्लोबल रीच बढ़ाने के लिए और खासतौर से फंड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि R&D, इनोवेशंस और जो AI संबंधित जितने भी ऑटोमेशन संबंधित चीजें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को ज्यादा सहूलियत देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने टैक्स ब्रेक्स की मांग की और खासतौर से जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप्स हैं या फिर जो वीमेंस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सहूलियत देने के लिए टर्म्स लोन्स देने की जरूरत है। तो इस तरह की डिमांड्स प्री बजट की बैठक में स्टार्टअप्स और कैपिटल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स ने वित्त मंत्री के सामने रखी है। जी आलोक, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली खबर को लेकर फिर एक बार आएंगे आपके पास। तो FDI और FII से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव की तैयारियां हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स के साथ इसी मुद्दे पर बैठक है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या होने वाला है इस अहम बैठक में? बिल्कुल, देखिए FDI और FII को इनफ्लोज को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें खासतौर से जो स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको बुलाया गया है। इस पर कंसल्टेशन के लिए चर्चा चल रही है और खासतौर से जो एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टेप्स हैं उसको किस तरह से लिया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि इन तमाम सेक्टर्स में सहूलियत बढ़े। खासतौर से जो इन्वेंट्री बेस्ड ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ सके और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें FDI के नियमों में ढील दी जाए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। अभी जो प्रेस रूल 2 है उसके मुताबिक जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें 100% ऑटोमेटिक FDI तो है, लेकिन वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए है। लेकिन जहां तक इन्वेंट्री की बात आती है तो 25% इन्वेंट्री पर कैप लगा हुआ है। लिहाजा इस नियम में ढील देने पर भी चर्चा हो सकती है। और कुल मिलाकर जो ये बैठक होने वाली है इसमें FIIs और FDIs की जो पॉलिसीज हैं उसमें कई तरह के और बदलाव को लेकर सुझाव सरकार को मिलेंगे और आने वाले दिनों में इस पर कई तरह के रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। उन्होंने दोनों देशों के बीच न्याय संगत और संतुलित समझौते पर सकारात्मक घोषणा होने के संकेत दिए हैं। And I can assure all the distinguished participants that just like the rest of the world, the US also shares a strong bond with India. They see India as a trusted partner. We are both equally committed to working to expand trade and commerce between the two countries. And when the deal becomes fair, equitable, balanced, you will hear good news. अब जानते हैं आज के बाजार का हाल कैसे रहा है। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 278 पॉइंट गिरा तो वही निफ्टी 103 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है। मार्केट के ज्यादा अपडेट्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसा रहा बाजार का हाल?
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन डेफिनेटली आज बाजार में जो बिकवाली है हमें काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। चाहे बात आप कर लीजिए निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट में भी जो बेयर्स की ग्रिप है वो और भी ज्यादा टाइटन होती हुई दिखाई दी है। अगर बात करी जाए सेक्टर स्पेसिफिक तो मेटल में काफी ज्यादा हमें बिकवाली देखने को मिली है, बिकॉज जो रुपी है वो कहीं ना कहीं वीकर होता हुआ नजर आया है। यूएस और चाइना के डील को लेके काफी ज्यादा इस टाइम पे बातें बनी हुई है, इंडिया चाइना के ट्रेड को लेके, जिसके चलते मेटल्स में एक दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट रियलिटी सेक्टर में भी आज जो पेन है वो काफी ज्यादा हमें दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो किस तरीके का रहा है। देखिए निफ्टी में भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और साथ ही साथ मारुति सुजुकी हल्के फुल्के गेन के साथ बंद हुए हैं। अब अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो इंटरग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर और जियो फाइनेंशियल में एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट पूरे ही आईटी सेक्टर में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो स्टॉक्स है वो इन रेड ही आके बंद हुए हैं। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट्स आई है, चाहे बात कर लीजिए जेफरीज की कल रिपोर्ट आई थी, बाय की रेटिंग दी है, कोटक की रिपोर्ट आई है और काफी सारे ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। एमएनएम फाइनेंशियल, भारतीय हेक्साकॉम और फेडरल बैंक में एक अच्छी खासी तेजी का सत्र आज के दिन में हमें देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कमेंस, पेटीएम, यहाँ पे ब्लॉक डील, उसके बाद ही गिरावट देखने को मिली है। एमआरपीएल और सुंदरम फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे 0.3% का डाउनसाइड है, लेकिन डेफिनेटली हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन कहीं ना कहीं ठंडा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो रेल के जरिए ब्लैक सीमेंट की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए रेट रैशनलाइजेशन और ब्लैक सीमेंट टर्मिनल पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। क्या है इस पॉलिसी की हाइलाइट्स, इसी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बात की है दीपाली नंदा ने। बल्क सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से बहुत क्लीन वे में हो, नॉन पॉल्यूटिंग वे में हो, उसके लिए एक बहुत स्पेशल डिज़ाइन किया है टैंक कंटेनर का। टैंक कंटेनर में फैक्ट्री में ही उसको फिलअप किया जा सकता है, लोड किया जा सकता है और उसके बाद में जो कंजम्पशन का पॉइंट है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में कंजम्पशन किसी मिडिल साइज के शहर के पास में होना है तो फैक्ट्री से टैंक कंटेनर में बिना पॉल्यूशन के बल्क सीमेंट को ले गए, वहाँ पर सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर ने बैगिंग करके डिस्ट्रीब्यूट किया आगे, या फिर उसको आरएमसी प्लांट में किया, या फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन की साइट है बड़ी तो वहीं पे बैचिंग प्लांट में उसको यूज़ कर लिया। इस तरीके से बिना पोल्यूशन के ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। जो बड़ा फायदा होगा वो होगा हमारे मिडिल क्लास परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों का जो घर बनाने का सपना होता है उसमें सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, वो कम होने से उनको बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट पर भी जीएसटी भी कम हुआ है, तो इन दोनों प्रयासों से मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे पहले बेनिफिट होगा। बल्क सीमेंट के लिए रेट रैशनलाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में बताएं। दो बड़े मेजर डिसीजंस लिए गए। एक तो रेलवे की लाइन के साथ ही बल्क सीमेंट के मल्टीमोडल टर्मिनल्स बन सके, वो पॉलिसी आज जारी की गई है, बड़ा रिफॉर्म है। और दूसरा जो एक बहुत पुरानी पद्धति थी स्लैब में रेट्स डिसाइड करना, वो स्लैब वाले मेथड को निकाल के एक फ्लैट रेट 90 पैसा पर टन के रेट को आज जारी किया गया है। इससे सीमेंट इंडस्ट्री में किसी भी लोकेशन में जहां पर उनको वास्तव में जरूरत हो उस लोकेशन पे प्लांट लगा सकेंगे। अगली खबर में बात करेंगे लग्जरी कार्स की। भारत में लग्जरी कारों की मांग पारंपरिक बिजनेस ओनर्स से आगे बढ़ते हुए अब सैलरीड प्रोफेशनल तक पहुंच गई है। कैसे बदल रही है लग्जरी कारों की डिमांड, बिजनेसमैन के अलावा कौन खरीद रहा है लग्जरी कारें, विस्तार में बता रही है दीपाली राणा। गए वो दिन जब लग्जरी गाड़ियां सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स ही खरीदते थे। इनफैक्ट जो रीसेंट स्टडी है वो इंडिकेट करती है कि जो तेजी से इजाफा देखने को मिला है बायर्स में वो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट सैलरीड प्रोफेशनल्स बायर्स के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं और इनफैक्ट सैलरीड प्रोफेशनल्स के साथ साथ जहां से डिमांड आ रही है उसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स तो शामिल हैं ही, साथ ही जो स्टार्टअप्स की सीनियर मैनेजमेंट हैं वो भी लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल सेल्स भी देखेंगे लग्जरी गाड़ियों की तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। यानी अब से लगभग 4-5 साल पहले जो आंकड़ा होता था सैलरीड प्रोफेशनल्स का, जो कंट्रीब्यूशन होता था ओवरऑल सेल्स में, वो सिंगल डिजिट में होता था और आज की डेट में ये डबल डिजिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके प्रेफरेंस में बदलाव देखने को मिला है। यानी सेविंग्स पर से ज्यादा अब जो उनका ध्यान है
वो बेटर एक्सपीरियंस पर है और इसीलिए वो अब लग्जरी लाइफस्टाइल पर स्पेंड कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अगर आप 4-5 सालों के ट्रेंड देखेंगे तो जो लग्जरी कार सेल्स है वो दोगुना हुई है। 2020 में जो आंकड़ा 28,600 यूनिट्स का था, 2024 में वो 51,000 यूनिट्स का पहुंच चुका है और 2025 के आंकड़े और भी एक्स्ट्रावेगेंट होंगे। इनफैक्ट जो मेजर प्लेयर्स हैं लग्जरी कार बिजनेस में, ओवरऑल लग्जरी कार मार्केट में 85% कंट्रीब्यूशन BMW, मर्क और ऑडी की तरफ से रहता है। और उनकी अगर आप सेल्स बाइफर्केट करके देखेंगे तो BMW की टोटल सेल्स में 30% कंट्रीब्यूशन सैलरीड प्रोफेशनल्स का है, जो सिंगल डिजिट में होता था अब से 5 साल पहले। सिमिलरली ऑडी की सेल्स में 18% कंट्रीब्यूशन सैलरीड प्रोफेशनल्स का है। और अगर मर्सिडीज के आंकड़े देखें तो इनकी ओवरऑल सेल्स में जो 15% कंट्रीब्यूशन है वो सैलरीड प्रोफेशनल्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। तो एक समय था जब ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स ही लग्जरी गाड़ियां खरीदते थे, लेकिन अब सैलरीड प्रोफेशनल्स की बाइंग में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में अभी भी प्रदूषण से गंभीर स्थिति बनी हुई है। आज भी AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली का एवरेज AQI 344 है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा की भी हवा बेहद खराब है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ काफी समय से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज भी जंतर मंतर में कई लोग जमा हुए और प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसका जायजा लिया है संवाददाता जावेद ने। देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसको मिनिमाइज करा जा रहा है, मैनेज करा जा रहा है और ये एक्सक्यूज नहीं है। अभी हमारे पास हर तरह के मिनिस्टर हैं सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सब क्यों छुपे हुए हैं? मतलब उनको टैक्स पेयर मनी से घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, उनका जॉब है लोगों की जान बचाना, उनकी सेहत का देखना। जिस तरह का जहर हमारी हवा में है, कोई बाहर निकल के स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है अपने सिटीजन रेजिडेंट्स के हित में? और ये तो खाली दिल्ली की बात नहीं है, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया की हवा अभी जहर हुई हुई है। ये दूसरी बार है जब आम लोग सड़कों पर उतरे। इससे पहले इंडिया गेट पर एक प्रोटेस्ट किया गया था, तब उस वक्त पुलिस ने डिटेन किया था। ये आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार जो सिटीजन ग्रुप है वो ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार एयर पोल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। 300-400 की कैटेगरी में लगातार AQI चल रहा है और ये मुद्दा है जिसे एक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से संबंधित है, क्योंकि हर कोई सांस लेता है इस हवा में और जिस तरह का पोल्यूशन दिल्ली में है उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। वहीं साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विवेक नांगिया ने बताया कि आप अपने बच्चों को इस जहरीली हवा में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बाहर जाके खेलो कूदो एंड बाहर का एक्सपोजर लो, किंतु अब समय नहीं है कि हम कह सकें उनको। अब बहुत जरूरी है कि हम उनको इंडोर्स ही रखें। बाहर की स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज, ये मैराथन्स, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अभी इस समय। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी को अभी रिस्ट्रिक्ट करें, बाहर का मूवमेंट को जो बेयर मिनिमम है उतने में रिस्ट्रिक्ट करके रखें। अब बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, जो आम लोगों के लिए कल से शुरू हो रहा है। इस साल की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस बार के ट्रेड फेयर में कुछ दुर्लभ चीजें आपको देखने को मिल रही है। क्या खास है इस बार के ट्रेड फेयर में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। कभी आपने सोचा है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले की दुनिया कैसी होती होगी, और अगर आपको एक मौका मिले तो क्या आप उसका एक हिस्सा लेना चाहेंगे? अगर आप जुरासिक डायनासोर्स एरा में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पेविलियन के साथ ही है। यहाँ पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पुराने फॉसिल्स आपको अलग अलग तरह के देखने को मिल जाएंगे। एमोनाइट है, यहाँ पे वेल के बोन है जो किसी जमाने में रहा करते होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक 100 मिलियन साल पुराना फॉसिल का टुकड़ा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी फॉसिल्स हैं। पूछते हैं सर, ये बताइए क्या क्या यहाँ पे है? सर ये यहाँ पे डायनासोर का पूरा एक जॉ है। ओके। ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये डायनासोर का एक जॉ है। ये शार्क का एक टूथ है जो जमीन में दफन हुआ है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। और यहाँ पे एक फिश फॉसिल है, इसका नाम है किनीशिया जी।
और ये मेगालोडॉन शार्क टूथ है, ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। और ट्राइलोबाइट, दीज आर द फर्स्ट क्रीचर ऑन अर्थ। ओके, तो ये पहले के जीव है पृथ्वी के। और यहाँ वेल, और ये एक बड़ा सा ये हमें जो एमोनाइट है, ये इतना बड़ा, उसका पूरा फॉसिल हो गया है। अगली खबर में बात करेंगे बिहार की। बिहार में गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार से शपथ की तैयारियां चल रही है। मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर मंत्री पद के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के मुद्दे पर पेंच फंसा हुआ है। इसीलिए कल देर रात जेडीयू नेता संजय झा और जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह दिल्ली रवाना हुए। बीजेपी के पास बिहार विधानसभा परिषद के सभापति का पद पहले से है। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी उसे मिले। इसी तरह डिप्टी सीएम के पद के जरिए जाति समीकरण को कैसे साझा करें, इस पर भी बात बाकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि कल पहले बीजेपी विधायक दल और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में करारी शिकस्त की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा कि उनका अभियान जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि पश्चाताप के लिए 20 नवंबर को वो और उनकी पार्टी के लोग एक दिन का उपवास रखेंगे। प्रशांत किशोर चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम में उपवास रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई होगी, लेकिन उन्होंने जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का गुनाह नहीं किया। अभी वो भले हार गए हो, लेकिन एक दिन जनसुराज की जीत होगी। बिहार में सुधार का उनका अभियान जारी रहेगा और जो लोग सोच रहे हैं कि वो बिहार छोड़ देंगे, वो गलतफहमी में है। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। नजर आज के आवाज अड्डा टॉपिक पर 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को संजीवनी मिली, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बाजी विपक्ष के हाथ नहीं लगी। आखिर क्यों? आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। मोदी की धमक, विपक्ष लेगा सबक। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अगली खबर में बात करेंगे आंध्र प्रदेश में हुए एनकाउंटर की। आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली हिडिमा और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। 2 घंटे की मुठभेड़ में नक्सली हिडिमा और उसकी पत्नी राजे ढेर हो गई। हिडिमा समेत 6 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और जवानों से बात कर उन्हें बधाई दी, तो वहीं सुकमा में आतिशबाजी पर लोगों ने जश्न मनाया। इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।